एनडे हायर मैथ्स कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, प्रतिबंधी प्रायिकता। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये क्या होता है, प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ध्यान रहे, अगर हमने कोई एट रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, कोई यादृच्छिक प्रयोग किया और उस प्रयोग में दो घटनाएं घटित हो रही है, ए और बी। घटना ए पहले से घटित हो चुकी है, घटना ए पहले से घटित हो चुकी है। अब हमें बी की प्रायिकता ज्ञात करना है। ध्यान से समझना है स्टूडेंट, हमने एक यादृच्छिक प्रयोग किया, एट रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से हमें दो घटनाएं मिलने वाली है, ए और बी। इसमें से घटना हमें ये पता हो चुका है कि घटना ए घटित हो चुकी है करके, घटना ए पहले से हो चुके हैं और घटना ए के हो जाने के बाद हमें बी की प्रायिकता लिखना है। तो घटना ए के हो जाने के बाद बी की जो प्रायिकता होती है उसको पी ऑफ बी अपॉन ए लिखा जाता है और इस प्रायिकता को बी की प्रतिबंधी प्रायिकता कहा जाता है। मतलब किसी प्रयोग से प्राप्त दो घटनाओं में से एक घटना के घटित हो जाने पर दूसरे की प्रायिकता, दूसरे की प्रतिबंधी प्रायिकता कहलाती है। एक घटना घटित हो चुकी है और उसके घटित होने पर जब दूसरे की प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं तो उस प्रायिकता को दूसरी घटना की प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। यहाँ पर जो घटना घटित हो चुकी होती है, प्रायिकता को निरूपित करते समय ध्यान में रखना है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसे हम नीचे रखेंगे और जिसके प्रायिकता ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम बी की प्रायिकता लिख रहे हैं जबकि घटना ए घटित हो चुकी है और इस प्रायिकता का सूत्र यह है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर S प्रतिदर्श समष्टि है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ S लिखेंगे। ये N ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है A इंटरसेक्शन B के A इंटरसेक्शन B में मौजूद घटनाओं की संख्या, मतलब A इंटरसेक्शन B के बिंदुओं की संख्या N ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है और N ऑफ S का मतलब S में मौजूद बिंदुओं की संख्या होती है। इस प्रकार से ये जो हमने प्रायिकता लिखा है ये A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता लिखा है और इसके अपॉन में किसकी प्रायिकता आएगी? A की प्रायिकता। A की प्रायिकता मतलब A में अवयव की संख्या बटे S में अवयव की संख्या, S प्रतिदर्श समष्टि होती है। तो इस प्रकार से हम P ऑफ B अपॉन A को इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम B की प्रतिबंधी प्रायिकता कहेंगे जबकि घटना A पहले से घटित हो चुकी है। अच्छा स्टूडेंट बताओ, अगर घटना B पहले से घटित हो चुकी है और B के घटित होने के बाद हमें A की प्रायिकता लिखना है तो उसको कैसे निरूपित करोगे आप लोग? उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? घटना B पहले से घटित हो चुकी है, अब हमें A की प्रायिकता लिखना है तो उसको क्या लिखे? यहाँ A पहले से घटित हो चुकी थी और हमें B की प्रायिकता लिखना था तो उसको हमने P ऑफ B अपॉन A लिखा। अब यहाँ पर घटना B पहले से घटित हो चुकी है और हमें A की प्रायिकता लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ? P ऑफ A अपॉन B, P ऑफ A अपॉन B। इसका सूत्र बताओ, इसको कैसे प्राप्त करेंगे? P ऑफ क्या लिखे यहाँ? A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है, इसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको हमें ठीक से रीड करना होता है, उसको समझना होता है, उसको फील करना है उस डेटा को कि एक्चुअली क्वेश्चन कहता क्या है और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। यहाँ 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यहाँ एक नहीं 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। ठीक है,
तो 3 सिक्के उछालने के बाद जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी उसको पहले हम लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं सॉल्व में 3 सिक्के एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस निम्न होगी। अच्छा स्टूडेंट ध्यान रहे, ये जो प्रतिदर्श समष्टि एस है ना, ये एस किसी प्रयोग से प्राप्त सभी घटनाओं का समुच्चय होता है। हम कोई यादृच्छिक प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग से जितनी भी घटनाएं हमें प्राप्त हो सकती है, जितनी भी घटनाओं के प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, उन सभी संभावनाओं का समुच्चय एस होता है। ठीक है, तो एस क्या है? प्रतिदर्श समष्टि, और वो किससे प्राप्त होगी? 3 सिक्कों को एक साथ उछालने से प्राप्त होगी। मतलब एस में क्या क्या रहेगा? जब आप लोग 3 सिक्के एक साथ उछालोगे तो हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए और तीसरे पे भी हेड आए, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है कि पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे हेड आया हो और तीसरे पे टेल आया हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे भी टेल आया हो और तीसरे पे भी टेल आया हो। या देखो और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे हेड आया हो। या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आया हो। या ये भी हो सकता है कि तीनों पे टेल आया हो। इतनी घटनाएं घटित हो सकती है जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो हमें इतनी संभव घटनाएं प्राप्त हो सकती है। स्टूडेंट ध्यान में रहेगा, ये समझ में आया सभी को कि जब 3 सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो इतनी घटनाएं हमें मिलेगी। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन के पहले देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक में पुच्छ मतलब है टेल, पुच्छ मतलब टेल, सब प्रत्येक में टेल ऊपर आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। मतलब प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है? कि हर सिक्के पर ऊपर टेल आए, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर सिक्के पर ऊपर टेल आए, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं माना E इक्वल्स टू प्रत्येक सिक्के पर ऊपर पुच्छ मतलब क्या लिखेंगे? टेल आने की घटना। हमें इस E की प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब हर सिक्के पर ऊपर टेल ही आता है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो हमने हर सिक्के पर ऊपर टेल आने की जो घटना है उसको E माना। तो E में कौन सा पॉइंट होगा इसमें से? E में वो पॉइंट होगा जिसमें हर सिक्के पर ऊपर टेल है। तीनों सिक्के पर ऊपर टेल कौन से घटना में है बताओ? इसमें तीनों पर टेल नहीं है, इसमें सिर्फ एक पर ही टेल है, इसमें एक पर ही टेल है, इसमें दो पर ही टेल है। तीनों पर टेल देखो यहाँ है, मतलब तीनों सिक्कों पर ऊपर पुच्छ आने की जो घटना है वो सिर्फ ये घटना है। तो इसमें सिर्फ ये वाली घटना शामिल होगी, कौन सी? टी। हर सिक्के पर ऊपर टेल आने की घटना टी। पहले पर भी टेल, दूसरे पर भी टेल, तीसरे पर भी टेल। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। सॉल्व फर्स्ट, इसको रीड करते हैं। देखो यहाँ पर इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है हर प्रश्न में। इस प्रश्न में भी हमें E की ही प्रायिकता निकालना है, मतलब हर सिक्के पर ऊपर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यहाँ लिखा भी है प्रत्येक में ऊपर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हर
प्रश्न में हमें सिर्फ ये प्रायिकता ज्ञात करना है, हर सिक्के पर ऊपर टेल आने की प्रायिकता, मतलब घटना ई की प्रायिकता। हर क्वेश्चन में घटना ई की ही प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उनमें से एक सिक्के में पुछ आता है, मतलब हमें बता दिया गया है कि उनमें से कम एक सिक्के पर, एक सिक्के पर का मतलब यहाँ कम से कम एक सिक्के पर ऊपर पुछ आता है, पुछ मतलब टेल आता है। तो उन्होंने ये बताया है हमें कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हर सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि उसमें से एक पर कम से कम एक पर टेल तो आता ही है, कम से कम एक पर टेल आता है, एक से कम पर टेल नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो घटना है उनमें से एक सिक्के में पुछ आने की घटना जो है उसको हम ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं, माना ए इक्वल्स टू एक सिक्का में पुछ का मतलब टेल होता है स्टूडेंट, आता है। हमने ए को कौन सी घटना माना, एक सिक्का पर पुछ आता है। ये कम से कम एक सिक्के पर पुछ वाली घटना है ए, एक से कम पर पुछ नहीं चलेगा। ए में वे सभी घटनाएं रहेगी जिसमें कम से कम एक पुछ है, एक से कम पुछ नहीं है। एक से कम पुछ वाली घटनाएं इसमें हम नहीं रखेंगे, जिसमें एक या एक से अधिक पुछ है उसको इसमें रखेंगे। कम से कम एक पुछ तो होना ही चाहिए, एक से कम पुछ नहीं चलेगा। तो बताओ ए में क्या क्या रहेगा, कम से कम एक पुछ आना चाहिए, मतलब एक टेल आना चाहिए, एक से कम टेल नहीं चलेगा। देखो इसमें एक से कम टेल है, 0 टेल है इसमें टेल है ही नहीं, मतलब टेल की संख्या इसमें 0 है, ये नहीं चलेगी घटना। हमें कम से कम एक टेल तो होना, एक से कम टेल नहीं चलेगा, एक से ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। ये घटना रहेगी क्या इसमें स्टूडेंट, इसमें है ना कम से कम एक टेल है, तो इस घटना को रखेंगे हम। इसमें भी कम से कम एक तो टेल है ही, एक से कम टेल नहीं चलेगा, इसमें भी एक से कम टेल नहीं है, इसलिए ये चलेगी घटना। जिसमें एक से कम टेल नहीं है वो घटना यहाँ रहेगी। और क्या रहेगा इसमें, टी एच एच, ठीक है। एक से कम टेल नहीं है वो घटना इसमें रहेगी, इसमें भी एक से कम टेल नहीं है तो ये भी रहेगी। अच्छा एक काम करते हैं, इसे हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। इसे यहाँ लिखते हैं, माना ई इक्वल्स टू प्रत्येक सिक्के पर ऊपर पुछ मतलब टेल आने की घटना, यही लिख रहे हैं क्योंकि वहां पर जगह कम जा रही थी। इसका मतलब ई में क्या रहेगा, ई में सिर्फ ये वाली एक घटना रहेगी, ठीक। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, कम से कम एक सिक्के में पुछ आने की घटना ए मानते हैं। माना ए इक्वल्स टू एक सिक्का में पुछ मतलब टेल आता है। कम से कम एक सिक्के में टेल आता है, इस घटना को हमने ए माना। तो ए में कम से कम एक टेल वाली घटना रहेगी, एक से कम टेल वाली घटना ए में नहीं रहेगी। तो जिसमें एक से कम टेल वाली घटना है उसको छोड़ के बाकी सभी घटना लिखेंगे। एक से कम मतलब जिसमें टेल है ही नहीं, उस घटना को छोड़ देंगे, और जिन घटनाओं में टेल दिखाई दे रहा है वो घटना इसमें रहेगी, क्योंकि हमें कम से कम एक टेल चाहिए, एक से कम टेल नहीं चलेगा, एक से ज्यादा टेल चलेगा। तो इसमें एक भी टेल नहीं है, ये घटना नहीं चलेगी। इसमें है टेल, कम से कम एक टेल तो भी चाहिए हमें, तो इस घटना को रखेंगे। इसमें भी टेल है, इसको भी रखेंगे।
इसमें भी टेल है, इस घटना को भी रखा जाएगा। इसमें भी टेल है, इसको भी रखेंगे। इसमें भी है टेल और इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है। कम से कम एक टेल चाहिए था, एक से कम टेल नहीं चलता हमें। एक से ज़्यादा टेल वाली घटना इसमें रहेगी, क्योंकि ये घटना कम से कम एक टेल वाली घटना है। एक से कम टेल नहीं चलेगा, एक से ज़्यादा चल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने घटना ए भी लिख दिया। अच्छा देखो, यहाँ पर हम एन ऑफ ई का मान भी लिख देते हैं। एन ऑफ ई इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर? एन ऑफ ई इक्वल्स टू 1, क्योंकि ई में सिर्फ एक ही घटना है। यहाँ पर एन ऑफ एस का भी मान लिख देना आप लोग। देखो यहाँ लिख रहे हैं एन ऑफ एस, कितनी घटनाएं हैं एस में? 8 घटनाएं हैं, तो एन ऑफ एस इक्वल्स टू 8। एन ऑफ ई इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पर एन ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो रहा है? एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? ए में कितने बिंदु है? 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु है, मतलब एन ऑफ ए की वैल्यू यहाँ 7 होगी। अच्छा देखो, इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन ई प्राप्त करते हैं। ए इंटरसेक्शन ई मतलब इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदुओं का समुच्चय। अच्छा बताओ, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? इसमें ट्रिपल टी वाली घटना है, इसमें भी ट्रिपल टी वाली घटना है, मतलब ये घटना दोनों में उभयनिष्ठ है। और दोनों के उभयनिष्ठ घटनाएं दोनों के इंटरसेक्शन में होगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में दोनों के उभयनिष्ठ पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये पॉइंट इसमें भी रहेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक में पुच्छ ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में पुच्छ ऊपर आने की प्रायिकता, प्रत्येक में पुच्छ ऊपर आने की घटना ई है, मतलब हमें ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है? ई की। जबकि उनमें से एक सिक्के में पुच्छ आता है, उनमें से एक सिक्के में पुच्छ आता है, एक सिक्के में पुच्छ आने की घटना ए है, मतलब ए हो चुका है, ये हमें बताया गया है। ए हो चुका है मतलब एक सिक्के में ऊपर पुच्छ आ चुका है। अब हमें सभी पे टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक सिक्के पर टेल आ चुका है और सभी पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यह वाली घटना हो चुकी है, एक सिक्के पर टेल आ चुका है। अब हमें सभी सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है। ए हो चुका है, ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बताओ इसको कैसे लिखे स्टूडेंट? बताओ कैसे लिखेंगे? बताओ, ए हो चुका है, ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। P of E upon A. P of A upon E। जो घटना घटित हो चुकी है उसे नीचे रखेंगे और सॉरी गलत हो गया, ए हो चुका है, ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। जो घटना घटित हो चुकी है उसको नीचे रखेंगे और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसको ऊपर। हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करना है? हमें प्रायिकता प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रत्येक में पुच्छ आने की घटना ई है, मतलब हमें ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। और हमें बता दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एक सिक्के पर पुच्छ आता है, एक सिक्के पर पुच्छ आने की घटना ए है, मतलब ए घटना घटित हो चुकी है। ये बताया गया है कि ए हो चुका है, ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो हो चुका है उसको नीचे रखना है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसको ऊपर रखना है। बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? एन ऑफ, इसको लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन में क्या रहेगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ऑफ ए। यहां तक समझ में आया? देखो इसके बाद के स्टेप यहां लिख रहे हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या बटे एस में अवयव की संख्या। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता हो गई। पी ऑफ ए की प्रायिकता मतलब ए की प्रायिकता कितनी होगी? ए में अवयव की संख्या बटे एस में अवयव की संख्या। ठीक है, अच्छा देखो इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये एन ऑफ एस से एन ऑफ एस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन ई और अपॉन में एन ऑफ ए। बताओ प्रायिकता कितनी होगी, कितनी होगी प्रायिकता? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कितना है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कितना है? ए इंटरसेक्शन ई में एक ही घटना है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का मान 1 होगा ना। यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ई मतलब ए इंटरसेक्शन ई में अवयव की संख्या, कितने अवयव है इसमें? 1, तो इसका मान 1 होगा। अपॉन में एन ऑफ ए लिखना है, मतलब ए में अवयव की संख्या, कितने अवयव है ए में? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में 7 आएगा। और ये अपना पहला आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात कर, अगले क्वेश्चन में भी हमें यही प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रत्येक में ऊपर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रत्येक में टेल ऊपर आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। इस दूसरे क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया यह है कि 2 सिक्कों में पुछ आता है, मतलब पहले जैसे एक ही सिक्के में हेड आता था ऊपर, अब कम से कम 2 सिक्के में हेड आता है, 2 से कम सिक्कों में हेड नहीं आता है। तो इस घटना को हम क्या मानेंगे? इसको हम बी मान लेते हैं। माना बी इक्वल्स टू कम से कम 2 सिक्कों में पुछ आता है। पुछ मतलब टेल, ठीक है। अब यहाँ पर कम से कम 2 सिक्कों में टेल आने की घटना को हमने बी माना, तो बी में वे सभी घटनाएं शामिल होगी जिसमें कम से कम 2 टेल है, 2 से कम टेल नहीं है। जिसमें 2 से कम टेल होगा, एस की वे सभी घटनाएं जिसमें 2 से कम टेल होंगे उसको छोड़ देंगे, और जिसमें 2 से कम टेल नहीं है उसको इसमें रखेंगे, क्योंकि कम से कम 2 टेल चाहिए, 2 से कम टेल हमें चलेगा नहीं। तो देखो इसमें 2 से कम टेल है क्या? 2 से कम टेल है इसमें एक भी टेल नहीं है, मतलब टेल की संख्या 2 से कम है, इस घटना को नहीं लेंगे हम। इसमें भी टेल की संख्या 2 से कम है, इसको भी नहीं लेंगे। इसमें भी टेल की संख्या 2 से कम है, इसको नहीं लेंगे। इसमें टेल की संख्या 2 है, 2 से कम नहीं है, 2 है, तो इस घटना को लेंगे इसमें हम एच पी टी। इसमें टेल की संख्या 2 से कम है, इसको नहीं लिया जा सकता। इसमें टेल की संख्या 2 है, इसको लिया जा सकता है। 2 से कम टेल नहीं चलेगा, कम से कम 2 टेल चाहिए या 2 से अधिक टेल चाहिए। इसमें टेल की संख्या 2 है, इसको भी लेंगे। इसमें टेल की संख्या 2 से कम नहीं है, इसलिए इसको भी लेंगे। जिसमें टेल की संख्या 2 से कम नहीं है उसको लिया जा सकता है, ठीक है। तो बी कम से कम 2 सिक्कों में टेल आने की घटना है, और हमें ये घटना पता है कि घटित हो चुकी है। यहाँ कहा है कि हर सिक्के में ऊपर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि 2 सिक्कों में टेल आता है, मतलब घटना बी घटित होती है। अब हमें ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 सिक्कों पर टेल आने की घटना बी घटित हो चुकी है, अब हर सिक्के पर टेल आने की घटना ई प्राप्त करना है, मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। बी हो चुका है, तो बताओ इस प्रायिकता को कैसे लिखोगे आप लोग? बताओ स्टूडेंट। बी हो चुका है, ये घटना हो चुकी है, 2 सिक्कों में पुछ आ चुका है, ये मतलब बी हो चुका है। अब हर सिक्के में पुछ आने की प्रायिकता, मतलब हर सिक्के में टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 में टेल आ चुका है, ये घटना हो चुकी है, मतलब घटना बी हो चुकी है। अब हर सिक्के में टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। बी हो चुका है, ई की प्रायिकता निकालना है। इसको कैसे लिखेंगे बताओ स्टूडेंट? P of E upon B.
P ऑफ E अपॉन B। ठीक है, तो P ऑफ E अपॉन B ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डायरेक्ट फॉर्मूला इसका n ऑफ E इंटरसेक्शन B, या फिर हाँ n ऑफ E इंटरसेक्शन B अपॉन n ऑफ B, इसकी जरूरत पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, कैंसिल करने के बाद ये बचता है n ऑफ E इंटरसेक्शन B अपॉन n ऑफ B बचेगा। तो हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इन मानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका सूत्र ये बनेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला मान निकालते हैं, B और E का इंटरसेक्शन निकालते हैं, E और B का इंटरसेक्शन यहां लिख देते हैं। E इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? E में ये ट्रिपल टी वाली घटना शामिल है और B में भी ट्रिपल टी वाली घटना शामिल है। ये घटना दोनों में उभयनिष्ठ है और दो समुच्चय के उभयनिष्ठ बिंदु दोनों के इंटरसेक्शन में होते हैं। ये बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है तो ये बिंदु दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, मतलब इसमें होगा। तो इसमें क्या रहेगा? ट्रिपल टी, ये वाली घटना रहेगी इसमें। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ n ऑफ B मतलब B में अवयव की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, B में अवयव की संख्या 4, और E इंटरसेक्शन B में अवयव की संख्या कितनी है? E इंटरसेक्शन B में अवयव की संख्या 1, एक ही पॉइंट है इसमें, एक ही घटना है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी बताओ जरा स्टूडेंट? n ऑफ E इंटरसेक्शन B 1 और n ऑफ B 4, ये आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोग हिंट बताना। कम से कम 2 सिक्कों में शीर्ष आता है, इस घटना को क्या माने? कम से कम 1 पर टेल को A मान लिया, कम से कम 2 पर टेल को हमने B माना था। अब कम से कम 2 सिक्कों में हेड, इसको C मान लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं सॉल्व थर्ड। इस घटना को हम C मान रहे हैं। ये जो घटना घटित हो चुकी है थर्ड क्वेश्चन में, ये वाली घटना घटित हो चुकी है, इसको C मानते हैं। माना C इक्वल्स टू कम से कम 2 सिक्कों में शीर्ष मतलब हेड आता है। कम से कम 2 सिक्कों में हेड आने की घटना C मान लिया। अब आप लोगों को बताना है कि C में कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, इसके सैंपल स्पेस के कौन कौन से पॉइंट्स C में हो गए। कम से कम 2 हेड होना, हमें 2 से कम हेड नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा चल जाएगा लेकिन 2 से कम बिल्कुल नहीं चलेगा। पता कौन कौन सी घटनाओं को रखे इसमें, बताओ स्टूडेंट? कम से कम 2 हेड तो होना ही हमें, 2 से कम हेड नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा चल जाएगा, 2 से कम नहीं चलेगा। कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो चलेगा। पता कौन सी घटना होगी? ट्रिपल एच, फिर इसमें भी कम से कम 2 हेड है ना, 2 से कम नहीं है तो ये भी घटना रहेगी। इसके बाद और कौन सी घटना होगी बताते जाओ जल्दी जल्दी। हेड टेल हेड, ये होगी क्या? नहीं। हाँ। कम से कम 2 हेड चाहिए, 2 से कम हेड नहीं चलेगा। इसमें तो 2 से कम हेड है, एक ही हेड है ना, ये घटना नहीं चलेगी। इसमें 2 हेड है, इसको रखेंगे। और देखो किसी और घटना में 2 हेड है क्या? 2 या 2 से ज्यादा हेड चाहिए हमें, 2 से कम नहीं चलेगा, नहीं है, मतलब और कोई घटना इसमें नहीं है। ये घटना C है। अच्छा बताओ, E इंटरसेक्शन C में क्या रहेगा? ये E है, ये C है और ये E है। E इंटरसेक्शन C में दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में कॉमन क्या है?
बताओ जरा, है क्या कुछ कॉमन? हाँ, कुछ भी कॉमन नहीं कुछ है। भी कॉमन नहीं है, मतलब इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं रहेगा। इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन खाली रहेगा, रिक्त समुच्चय रहेगा यह एक इंटरसेक्शन। तो यह इंटरसेक्शन जब रिक्त रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे हम? फाई लिखेंगे। मतलब ये इंटरसेक्शन रिक्त रहेगा, मतलब यहाँ पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू फाई होगा। समझ में आया? ई और सी के इंटरसेक्शन में कोई भी बिंदु नहीं है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव मतलब सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं ई इंटरसेक्शन सी फाइव रहेगा, मतलब रिक्त रहेगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त रहेगा, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में अवयव की संख्या शून्य रहेगी, एक भी अवयव नहीं रहेगा। चलो बताओ इसमें किसकी प्रायिकता निकालना है और क्या दिया है, क्या हो चुका है और किसकी प्रायिकता निकालना है। इसकी प्रायिकता निकालना है हमें हर क्वेश्चन में। ऊपरी फलक में मतलब टेल ऊपर आने, प्रत्येक में टेल ऊपर आने की प्रायिकता निकालना है। प्रत्येक में टेल ऊपर आने की घटना ई है, मतलब हमें ई की प्रायिकता निकालना है। और क्या हो चुका है, कम से कम दो सिक्कों पर हेड आ चुका है, मतलब सी हो चुका है। सी हो चुका है, ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। इसको कैसे लिखे बताओ? सी हो चुका है, ई की प्रायिकता निकालना है। जो हो चुका है उसको कहाँ रखना है? नीचे। मतलब क्या रहेगा नीचे? सी। और जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, ई ऊपर रखेंगे। हमें हर क्वेश्चन में ई की ही प्रायिकता निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक में टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, जबकि ये वाली घटनाएं घटित हो चुकी है। पहले क्वेश्चन में ये घटना घटित हो चुकी थी, दूसरे में ये हो चुकी थी, तीसरे में ये घटना घटित हो चुकी है। इस घटना को हमने सी माना, मतलब सी हो चुका है। और हमें हर सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। सी हो चुका है, ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। सूत्र बताओ इसका एन के रूप में। क्या सूत्र बनेगा इसका? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी अपॉन एन ऑफ सी। कितना हो रहा है बताओ आंसर? कितना आएगा आंसर? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी कितना है यहाँ पर? जीरो। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन सी जीरो। और एन ऑफ सी मतलब सी में अवयव की संख्या कितने अवयव है? 1 2 3 4 अपॉन में 4, 0 अपॉन 4 0। इसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन, हमें लास्ट क्वेश्चन में भी यही प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रत्येक में टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। ई ही वह घटना है जिसमें प्रत्येक पर ऊपर टेल आता है। तो प्रत्येक पर ऊपर टेल आने की प्रायिकता मतलब ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। जबकि दिया क्या है, अधिक से अधिक एक सिक्के में शीर्ष आता है। ज्यादा से ज्यादा एक पर शीर्ष आता है, एक से ज्यादा पर शीर्ष नहीं आता है। तो यह घटना हम डी मानते हैं। माना डी इक्वल्स टू अधिक से अधिक। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अब थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें अधिक से अधिक एक सिक्के में शीर्ष आता है, यह दिया गया है। और हमें प्रत्येक में टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रत्येक में टेल ऊपर आने की घटना को ई माना है, मतलब हमें ई की प्रायिकता ज्ञात करना है। और दिया क्या है कि अधिक से अधिक एक सिक्के में शीर्ष आता है। हम अधिक से अधिक एक सिक्के में शीर्ष आने की घटना को डी मान रहे हैं, मतलब डी दिया है। अधिक से अधिक एक सिक्के में शीर्ष आता है, मतलब अधिक से अधिक एक सिक्के में हेड आता है। इस घटना को डी माना है। डी हो चुका है, यह दिया है। और ई की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो पहले डी को लिख लेते हैं। माना डी इक्वल्स टू अधिक से अधिक एक सिक्का में
अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है। ठीक है, इस घटना को हमने डी माना। ज्यादा से ज्यादा एक पर शीर्ष चाहिए, एक से ज्यादा पर शीर्ष नहीं चलेगा। शीर्ष मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक शीर्ष चल जाएगा, हमें एक से ज्यादा शीर्ष नहीं चलेगा। एक से कम शीर्ष रहा तो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा शीर्ष नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये कि एक से कम हेड बिल्कुल नहीं चलेगा, हमें एक से ज्यादा हेड चल जाएगा। एक या एक से ज्यादा हेड चाहिए, अधिक से अधिक एक हेड, एक से अधिक हेड नहीं। इसमें देखो एक से अधिक हेड है, ये नहीं चलेगा। इसमें भी एक से अधिक हेड है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें भी एक से अधिक हेड है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें एक ही हेड है, एक से अधिक नहीं है। हमें अधिक से अधिक एक हेड होना, एक से अधिक हेड नहीं होना। इसमें एक से अधिक हेड नहीं है तो ये चलेगा, इसको रखेंगे हम। इसमें एक से अधिक हेड है, इसको नहीं रखेंगे। इसमें एक से अधिक हेड नहीं है, इसको रखेंगे। जिसमें एक से अधिक हेड नहीं है वो घटना इसमें शामिल होगी, क्योंकि हमें अधिक से अधिक एक हेड होना, एक से अधिक नहीं होना। मैक्सिमम एक हेड होना, एक से अधिक नहीं। तो देखो यहाँ पर एक से अधिक हेड नहीं था, इसलिए इस घटना को भी लिखा हमने। इसमें भी एक से अधिक हेड नहीं है, इसलिए इस घटना को भी लिखेंगे हम। इसमें एक से अधिक हेड नहीं है कि इसमें एक से ज्यादा हेड, एक से कम हेड चल जाएगा, एक से ज्यादा नहीं चलेगा। इसमें एक से कम हेड है, इसलिए ये घटना रहेगी। ठीक है, एक से अधिक हेड नहीं चाहिए, एक से कम हो तो चलेगा। इसमें एक भी हेड नहीं है, मतलब हेड की संख्या एक से कम है, 0 हेड है, और 0 एक से कम होता है, इसलिए इस घटना को इसमें रखा। अब देखो हमें प्रायिकता इसकी ज्ञात करना है। पहले यहाँ पर हम D के बाद E इंटरसेक्शन D निकाल लेते हैं। E इंटरसेक्शन D, बता इसमें क्या रखेंगे? D और E में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है स्टूडेंट? D और E में उभयनिष्ठ क्या है? ये D है और ये E है, इनमें उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है? ट्रिपल टी। मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में ट्रिपल टी रहेगा। ये दोनों का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु रहते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ पर n ऑफ D कितना है? D में अवयव की संख्या कितनी है? कितनी घटनाएं हैं D में? 4। E इंटरसेक्शन D में अवयव की संख्या कितनी है? 1। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है और क्या दिया है? हर बार हमें की प्रायिकता ज्ञात करना है और D दिया है। D दिया है, मतलब D हो चुका है, जो हो चुका है उसको नीचे रखेंगे और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसको ऊपर। हमें E की प्रायिकता ज्ञात करना है, मतलब हर सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। जबकि D हो चुका है, मतलब अधिक से अधिक एक पर हेड आ चुका है। D हो चुका है, अधिक से अधिक एक पर हेड आ चुका है, और E की प्रायिकता ज्ञात करना है। जो हो चुका है उसको नीचे रखेंगे, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसको ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n ऑफ E इंटरसेक्शन D अपॉन n ऑफ D। कितना होगा बताओ, कितनी आई प्रायिकता इसके? 1/4। आंसर